तो चलिए आज एक बहुत ही पेचीदा रिश्ते की बात करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच का ये जो लंबा संघर्ष है, आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल दिमाग में आता है ना कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर एक क्षेत्रीय ताकत को 70 सालों से काबू में क्यों नहीं कर पाई? क्या वजह है कि ये मसला इतना लंबा खिंच गया? और देखिए, इस लड़ाई का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब एक तरफ ईरान का $20,000 का एक शहीद ड्रोन और दूसरी तरफ उसे गिराने के लिए अमेरिका की $40 लाख से भी ज्यादा की इंटरसेप्टर मिसाइल। सोचिए कितना बड़ा फर्क है लागत में। यही चीज इस टकराव को बिल्कुल अलग बना देती है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हमें जाना होगा 1950 के दशक में, जब तेल और सत्ता के खेल में इस अविश्वास का पहला बीज बोया गया था। देखिए, हुआ ये कि 1951 में प्रधानमंत्री मुसद्दिक ने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। सारा मुनाफा जो ब्रिटेन को जा रहा था उसे रोक दिया। बस यहीं से बात बिगड़ गई। 2 साल बाद 1953 में अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक तख्तापलट कर दिया, ऑपरेशन अजाक्स। मुसद्दिक को हटाकर अमेरिका ने शाह मोहम्मद रजा पहलेवी को गद्दी पर बिठा दिया। और बस ईरान अमेरिका का एक अहम सहयोगी तो बन गया, लेकिन ईरान के लोगों के लिए शाह एक पश्चिमी कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं थे। और यही वो तख्तापलट था, 1953 का वो तख्तापलट जिसने ईरान के लोगों के मन में अमेरिका के खिलाफ एक गहरी नफरत पैदा कर दी। वो जो डेथ टू अमेरिका के नारे आज भी सुनाई देते हैं ना, उनकी जड़ें यहीं से जुड़ी हैं। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं 1970 के दशक में। ये वो दौर था जब एक ऐसी चीज हुई जिसने तेल को अमेरिकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बना दिया, जिसे हम पेट्रो डॉलर के नाम से जानते हैं। तो हुआ यूं कि 1971 में अमेरिकी डॉलर का गोल्ड से कनेक्शन टूट गया। अब अमेरिका को अपनी करेंसी का दबदबा बनाए रखने के लिए कोई नया तरीका चाहिए था, और यहीं पर तेल ने एंट्री मारी। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। मतलब दुनिया में कहीं भी तेल खरीदना हो तो पेमेंट अमेरिकी डॉलर में ही होगी। इससे डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है। ये पूरा सिस्टम एक साइकिल की तरह काम करता है। देखिए, अमेरिका ने सऊदी अरब जैसे ओपेक देशों से डील की कि वो अपना तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे। अब जिस भी देश को तेल चाहिए उसे पहले डॉलर खरीदने पड़ते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड बनी रहती है। फिर तेल बेचकर जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसे पेट्रो डॉलर कहते हैं, और वो देश इसे वापस अमेरिकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर देते हैं। और इस पूरे सिस्टम की सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? अमेरिकी मिलिट्री। कमाल का सिस्टम है। और ये सिस्टम अमेरिका के लिए इतना जरूरी हो गया कि जिसने भी इसे तोड़ने की कोशिश की उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। याद कीजिए इराक के सद्दाम हुसैन को, उन्होंने यूरो में तेल बेचने की कोशिश की थी, या लीबिया के गद्दाफी को, जिन्होंने सोने पर आधारित एक अफ्रीकी करेंसी का आइडिया दिया था। अंजाम हम सब जानते हैं। तो ये जो पेट्रो डॉलर का पूरा ताना बाना बुना गया था, इसे सबसे बड़ा झटका लगा 1979 में। एक ऐसी क्रांति हुई जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, 1979 की इस्लामिक क्रांति। इसने अमेरिका के दोस्त शाह को सत्ता से उखाड़ फेंका और उनकी जगह ली आयतुल्लाह खुमैनी ने, जिनकी सरकार पूरी तरह से एंटी अमेरिकन थी। उनका तो साफ कहना था, ये क्रांति सिर्फ ईरान तक नहीं रुकेगी। अब ईरान इराक की उस भयानक जंग के बाद और सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसे नेताओं का हश्र देखने के बाद ईरान को एक बात तो समझ आ गई थी कि अगर अपनी सत्ता बचानी है, अगर अमेरिका से खुद को बचाना है, तो एक ही रास्ता है, न्यूक्लियर ताकत बनना। उन्हें लगा कि यही उनके सर्वाइवल की अकेली गारंटी है। और इसी को लेकर खींचतान चलती रही। 2015 में एक न्यूक्लियर डील हुई जिसे JCPOA कहते हैं। ईरान मान गया कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित करेगा और बदले में उस पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। लेकिन फिर 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल लिया और सारे प्रतिबंध वापस लगा दिए। इसके जवाब में ईरान ने भी 2021 तक 60% तक यूरेनियम एनरिच करना शुरू कर दिया, जो न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है। और ये सारी कहानी हमें आज के हालात पर ले आती है, और ईरान के सबसे बड़े तुरुप के इक्के पर। ये इक्का है पानी का एक छोटा सा लेकिन दुनिया के लिए बेहद जरूरी रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये नाम याद रखिएगा। दुनिया का 20%, जी हाँ 20% तेल इसी पतले से रास्ते से होके गुजरता है।
और दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए तो ये जगह किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। सोचिए, जापान की 80% एनर्जी ज़रूरतें, भारत की 50% और चीन की 40% ज़रूरतें इसी रास्ते से पूरी होती हैं। ये एक तरह से दुनिया की एनर्जी सप्लाई की मेन आर्टरी है। तो ईरान का सबसे बड़ा हथियार यही है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करके ईरान क्या-क्या कर सकता है। वो दुनिया का तेल ट्रांसपोर्ट रोक सकता है, खाड़ी देशों में आने वाले 90% खाने पीने के सामान की सप्लाई रोक सकता है, पीने का पानी बनाने वाले प्लांट्स को खतरा पहुंचा सकता है, और सबसे बड़ी बात, तेल की बिक्री रोककर वो सीधा सीधा पेट्रो डॉलर सिस्टम पर हमला कर सकता है, और ये सब बिना एक भी लंबी दूरी की मिसाइल चलाए। तो ये है दशकों पुराने इतिहास में फंसा हुआ एक ऐसा रणनीतिक पेंच जो हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि ये जो असम्मत युद्ध यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की लड़ाई है, क्या इसमें कभी कोई साफ तौर पर जीत सकता है? प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।